Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट HP पटवारी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। ये आपको 60% ऑफ के साथ 1200 में मिलेगा। सो जो भी स्टूडेंट ये बैच लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो की मैं शुरुआत करूं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जो मेडिकल का एग्जाम हुआ था जून में 2023 में, उसमें जो सीडीपी का सेक्शन रहा था जिसमें फर्स्ट सेक्शन था साइकोलॉजी का जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। हम उन 30 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम एचपी नॉन मेडिकल के उससे पिछले साल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एचपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था साइकोलॉजी सेक्शन का, और इससे पहले एक सिलेबस की वीडियो थी। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था और बताया था कि कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी थियोरीज हैं जहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आए थे और किस तरह के क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जहां से इस बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहकारी अधिगम का समर्थन करता है। तो कौन सी ऐसी अप्रोच है जो कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करती है। तो ऑप्शंस है मल्टी सेंसरी अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। जो रचनात्मक दृष्टिकोण है वो हमारे सहकारी अधिगम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। तो मोटिवेशनल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। हिंदी में अगर इसको हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक चक्र का सही क्रम है। तो जो प्रेरक, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा वो तो जानते होंगे कि कौन सा इसका राइट आंसर है। इसके ऑप्शन है ड्राइव, नीड, इंसेंटिव, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, ड्राइव, इंसेंटिव, नीड और इंसेंटिव, नीड, ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। मैं अगर आपको मोटिवेशन साइकिल के बारे में बताऊं तो इस तरह का मोटिवेशन साइकिल रहता है। फर्स्ट इसमें नीड रहती है, फिर इसमें ड्राइव रहती है, फिर इसमें इंसेंटिव रहता है और फिर इसमें रिवार्ड रहता है। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो जैसे कोई व्यक्ति है और उसको भूख लगती है, तो अगर उसको भूख लग रही है तो वो उसको भूख लग रही है और उसे भूख मिटाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो जो खाना है वो उसकी नीड है, क्योंकि अगर वो खाना खाएगा तो उसकी भूख मिट जाएगी, राइट। तो खाने के लिए उसको कमाना पड़ेगा। तो जब उसको कमाना पड़ेगा तो वो उसकी ड्राइव होगी, और जब वो कमा के लेके आएगा खाना तो वो उसका इंसेंटिव होगा, और जब वो खाना खा के उसकी भूख मिट जाएगी तो वो उसका रिवार्ड होगा। तो इस तरह से ये मोटिवेशनल साइकिल चलता है। तो इसका राइट आंसर है नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस। तो गेस्टाल्ट का सिद्धांत जो है वो किस चीज पर जोर देता है, किस चीज पर बल देता है। तो ऑप्शन है हमारे पर्यावरणीय उत्तेजनाएं, चेतना का प्रवाह, पैटर्न देखने की हमारी प्रवृत्ति या विचार बिंदु। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी है वो किस चीज पे बल देता है, तो वो देता है हमारे आवर टेंडेंसी टू सी द पैटर्न, पैटर्न को देखने पर बल देता है। नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। तो वह समूह जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन को के दौरान कोई बदलाव नहीं किया जाता है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके दौरान कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, कोई ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नो ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में जब एक्सपेरिमेंट होता है तो इसमें कोई भी ट्रीटमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज साइंस। कौन सा ऐसा मेथड है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक साइंस बनाता है। हिंदी में देखें किस पद्धति ने शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान बना दिया है। तो ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। यानी अवलोकन विधि है, नैदानिक विधि है, सर्वेक्षण विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एक्सपेरिमेंटल विधि, जिसने हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक साइंस बना दिया है।
जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लाइन्स है ये किस वे से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिगिंस फ्रॉम द हेड देन टूवर्ड्स द फीट, राइट। हेड, पहले हेड की उसकी जो ग्रोथ है, वो डेवलपमेंट है, वो हेड से लेके फीट तक जाती है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हिंदी में देखें तो बच्चे का विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। इस कथन, ये जो कथन है विकास के किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो जैसे मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्शन में, हर पेपर में आपको इसका एक क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ यानी सतत विकास का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या अंतर संबंधों का विकास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यानी अब अगर मैं आपको प्रिंसिपल्स को डिटेल में बताऊं तो इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम इसे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये जो इनके जो ऑप्शंस हैं, मैं आपको वन बाय वन इनके बारे में बता देती हूँ कि जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो एक बच्चे का जो विकास होता है वो डायरेक्शन ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सेफेलोकॉडल डायरेक्शन एंड सेकंड इज प्रोक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। सेफेलोकॉडल होती है जब बच्चे की विकास सिर से लेकर पैरों की तरफ जाती है, राइट, इस तरह से उसका विकास होता है। प्रोक्सिमोडिस्टल होती है जब ये प्रोक्सिमिटी यानी जब एक बच्चे का दायरा फिक्स होता है, जब एक दायरे से बाहर की ओर उसकी डेवलपमेंट होती है, यानी पहले वो सिर से, पहले उसका सिर डेवलप होगा अगर हम सेफेलोकॉडल की बात करें, फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो हाथों, फिर पैरों, फिर इस तरह से नीचे की तरफ जाएगी। और प्रोक्सिमोडिस्टल में पहले बच्चे की हार्ट डेवलप होगा, फिर उसकी स्पाइनल कोड डेवलप होगी, मसल्स की उसकी डेवलपमेंट होगी। तो ये सब हमारा आ जाता है डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो बच्चे की शुरुआत होती है वो सिर से पैरों की तरफ होती है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जब भी हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करते हैं तो एक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सेम होंगे, बट कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नताएं होंगी। और विभिन्नताएं किस तरह पाई जाती हैं व्यक्तियों में? विभिन्नताएं होंगी या तो उनकी सोसाइटी की तरफ, जिस सोसाइटी में रहते हैं उनकी डेवलपमेंट उस हिसाब से होगी, फैमिली का उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा उसमें रोल रहता है, हेरिडिटी का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन कारणों पर निर्भर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, सतत विकास। ये इसको हम कह सकते हैं वोम टू टोम, कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और उसकी डेथ तक उसकी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ भी होती है पर वो एक मेच्योरिटी पे आके रुक जाती है, पर डेवलपमेंट जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये वोम टू टोम चलता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ये कैसे अंतर संबंधों का सिद्धांत है, कैसे है? अगर मैं इंटर रिलेशन की बात करूं तो इसमें हमारे सोशल आ जाएगा और इमोशनल आ जाएगा, कोग्निटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की सोशल डेवलपमेंट होगी तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी होगी। अगर किसी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उसकी सोशल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करेगी। तो ये इंटर रिलेशन हम इसको कहेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि जो बच्चे का हेड टूवर्ड्स देन फीट पूछा है तो वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, जिसमें स्फेलोकॉडल और प्रोक्सिमोडिस्टल आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a test measures an individual's ability consistently accurately then test is known as। जब कोई परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को लगातार सटीक रूप से मापता है, जब कोई टेस्ट किया जाता है और अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं वो पहली बार भी ठीक आया, दूसरी बार भी ठीक आया, तीसरी बार भी ठीक आया, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है वैलिड है, रिलायबल है, ऑब्जेक्टिव है या नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो आंसर है वो है रिलायबल। कैसे? क्योंकि आप कोई टेस्ट करेंगे, वो पहली बार में भी ठीक आ गया, दूसरी बार, पहली बार में अगर मान लो वो वैलिड है बट दूसरी बार वो इनवैलिड आ रहा है, बट आप 3 बार टेस्ट बार बार कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक आ रहा है तो हम उसको रिलायबल कह देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली देन टेस्ट इज नोन एज। जब कोई परीक्षण किसी व्यक्ति की क्षमता को लगातार सटीक रूप से मापता है,
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट व्हाट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट रूल्स। तो कॉलबर्ग की जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी उनको वो समझ गए होंगे कि वो कौन सी स्टेज पे आके जो है रूल्स को अडॉप्ट कर लेता है, रूल्स के बारे में समझना शुरू कर देता है। तो कॉलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर नियम अपनाता है, तो ऑप्शन है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यानी सार्वभौमिक नैतिक विकास का अभिन्यास, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी पोस्ट पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत स्तर, या कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक स्तर। तो जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको इन सबके बारे में बताऊंगी कि बच्चा इस लेवल पे क्या समझता है, इस लेवल पे क्या समझता है और इस लेवल पे क्या समझता है। तो अभी अगर मैं आपको इसका राइट आंसर तो बताऊं तो वो रहेगा कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल पे आके बच्चा जो है वो रूल्स को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, वो समझ जाता है क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो हिंदी में अगर मैं देखूं तो निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लिंग रूढ़िवादिता और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, कि ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे हम बच्चों में स्टेरियोटाइपिंग को या जेंडर बाइसिस को या जेंडर जो रोल्स हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसिस, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, लिंग पृथक खेल समूह, जेंडर सेग्रीगेटेड सेटिंग अरेंजमेंट, लिंग पृथक बैठक की व्यवस्था। तो ऐसा कौन सा है, तो इसका जो आंसर है डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइसेस। जब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बच्चों को इसके बारे में बताएंगे कि ये चीजें गलत हैं, ये सही है, तभी ये चीजें खत्म हो सकती है, तभी हम स्टेरियोटाइपिंग को खत्म कर सकते हैं या जेंडर रोल को खत्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय। तो एक जो शिक्षक है अपनी कक्षा में रचनात्मक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे वो प्रोत्साहित करेगा, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होंगे। ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी सोच पर जोर देके, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, भिन्न सोच को हतोत्साहित करना, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिसिएशन ओरिजिनल आइडियाज, जो विविध परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करना और मूल विचारों की सराहना करना, या डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजिंग, छात्रों को जोखिम लेने और चुनौतियां लेने से हतोत्साहित करना। तो ऐसे कौन से कैसे एक टीचर इनकरेज करेगा एक क्रिएटिव स्टूडेंट को एक क्लासरूम में। तो इसका राइट आंसर आप जान चुके होंगे कि बच्चों को इनकरेज करना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के लिए, उनको अप्रिशिएट करना उनके ओरिजिनल आइडियाज के लिए। ऐसे आप बच्चों को क्लास में क्रिएटिव बच्चों को, या आप कह सकते हैं जो बच्चे जो क्रिएटिविटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उन बच्चों को कैसे आप क्लास में इनकरेज करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कांट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि पियाजे की थ्योरी से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस बार भी एक क्वेश्चन था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ नहीं निकाला जा सकता है। जो पियाजे की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है उसमें से आप क्या है जो निहितार्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाएंगे कि फर्स्ट है चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, ये है नीड टू वर्बल टीचिंग या एक्सेप्टेंस टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसकी भी वो बात करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, डिस्कवरी लर्निंग की भी बात करते हैं, वो बच्चे को एक लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा नीड टू वर्बल टीचिंग। इसके बारे में मौखिक शिक्षण की आवश्यकता के बारे में वो अपनी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में बात नहीं करते हैं। Which of the following is not a fundamental principle of programmed learning? प्रोग्राम लर्निंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या नहीं है, क्रमादेशिक शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन है इमीडिएट फीडबैक यानी तत्काल प्रतिक्रिया, सेल्फ पेसिंग यानी स्वगति, सेल्फ और स्टूडेंट टेस्टिंग स्वयं या छात्र परीक्षण, पैसिव रिस्पॉन्डिंग या निष्क्रिय प्रतिक्रिया। तो अगर मैं प्रोग्राम लर्निंग की बात करूं तो इस तरह के इसके कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं, जिसमें सबसे पहले वो इनको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन रहते हैं या वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उनको रेनफोर्स किया जाता है, फिर बच्चे की सेल्फ पेसिंग होती है, फिर वो सेल्फ इवेलुएट करते हैं और फिर वो इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा,
जो नहीं है वो है हमारा पैसिव रिस्पॉन्डिंग, राइट। इसमें नोट पूछा ना तो आपको वो देख के आंसर करना है। नेक्स्ट है according to Piaget's theory of cognitive development, the period from 7 to 12 year of the age is known as। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? जिन्होंने ये स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा वो इसका आंसर कर पाएंगे। बाकी हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो पियाजे की थ्योरी से ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले उन्होंने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन को लेके क्वेश्चन पूछा था और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है उनकी स्टेजेस को लेके। तो स्टेजेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो 7 to 12 ईयर की जो स्टेज है बच्चे की, वो रहती है उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं मूर्त क्रियात्मक स्टेज। आपको मैं अगर पियाजे की इसके बारे में बताऊं, थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज रहती है जिसमें बच्चा 0 से 2 साल का होता है, जिसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, सेंसेस से वो सीखने लग जाता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल आ जाती है 2 से 7 वर्ष तक। कंक्रीट, जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आया था कि 7 से 11 वर्ष तक का जो बच्चा है तो वो कौन से स्टेज पे रहता है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी जिसको एडोलेसेंस टू अडल्टहुड कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है विच थ्योरी ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन मेकिंग द स्टूडेंट्स एक्टिव फॉर डिस्कवरी ऑफ नॉलेज इन प्लेस ऑफ बिकमिंग अ पैसिव लिसनर ओनली। सीखने का कौन सा सिद्धांत छात्र को केवल निष्क्रिय श्रोता बनने के बजाय ज्ञान की खोज के लिए सक्रिय बनाने पर जोर देता है? तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बच्चे को डिस्कवरी करने के लिए प्रोत्साहित करनी है बजाय कि वो एक सिर्फ पैसिव लर्नर बने? तो ये थ्योरी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, कंडीशनिंग थ्योरी है, गेस्टाल्ट थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है। तो इसको जो राइट आंसर है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग पे बात करती है, वो बात करती है कि बच्चा जो है वो एक नई चीजों को डिस्कवर करे, नए नॉलेज को वो सीखे। तो इन चीजों की बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। जब हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें रहा है? तो उन्होंने जो अपना सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है, तो इसमें ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड में दिया है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में दिया है, ह्यूरिस्टिक मेथड में दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दिया है। ये इसके हिंदी में दिया है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, क्रमादेश अनुदेश हो गया, अनुमानी पद्धति, समस्या समाधान। तो जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है उन्होंने उसमें टीचिंग लर्निंग के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की बात की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। हिंदी में अगर मैं इसको देखूं तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसियों के उदाहरण है? तो ऑप्शन है फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया और मीडिया एंड नेबरहुड। तो जो अगर हम बात करें द्वितीयक सामाजिक एजेंसियों की तो इसमें आएगा हमारा स्कूल एंड मीडिया। जो स्कूल एंड मीडिया है वो हमारी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। तो क्या है? सोशल एंड सोशल है, सोशल एंड फिलोसॉफिकल है, फिलोसॉफिकल एंड फिलोसॉफिकल है, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सामाजिक एंड सामाजिक। जॉन डीवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है, राइट। द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिलेबस ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी। क्या होना चाहिए? स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? ऑप्शन है लिटरेसी कॉम्पिटेंसी यानी साक्षरता दक्षता, लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल, न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसीज संख्यात्मक दक्षता, वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज यानी व्यवसायिक दक्षता। तो जो वोकेशनल जो हमारी स्कूल से बाहर के बच्चे हैं उनका जो स्कूल करिकुलम है वो हमारा वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज बेस्ड होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? संज्ञान से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं संज्ञान से? ऑप्शन है एक्ट ऑफ नोइंग और परसीविंग, जानने या समझने की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ वर्किंग, काम करने की प्रक्रिया, या और बोथ बी एंड सी। तो कॉग्निशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्ट ऑफ नोइंग एंड परसीविंग, यानी जब भी हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं या हम कुछ नया सीखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन यानी संज्ञान। कुछ भी नया सीखना, कुछ भी नया परसीव करना, कुछ नया जानने की कोशिश करना, वो सब कॉग्निशन कहलाता है। द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, यानी अति संरक्षित बच्चे की प्रवृत्ति क्या दर्शाने की होती है?
अग्रेसिवनेस, आक्रामकता, इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, डिफेंसिवनेस, रक्षात्मक। आप अपनी क्लास में इस तरह के बच्चे भी देखते हैं जिन्हें जो चीज़ बहुत पसंद होती है, घर पे भी हम देखते हैं कि अगर उन्हें वो बहुत चीज़ पसंद है और हम उनसे छीनने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं और वो गुस्सा दिखाने लग जाते हैं कि ये मेरी चीज़ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अग्रेसिवनेस। जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होता है वो अपनी चीजों की ओर आक्रामकता दिखाता है, राइट। द डिराइव्ड डिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, सिलेबस में मैंने आपको दिखाया था कि ये थ्योरी है जहां से आपको क्वेश्चन हर बार तो देखने को नहीं मिलता है, बट कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बार के मेडिकल टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था कि जो डिराइव रिडक्शन थ्योरी है मोटिवेशन की वो किसने दी है। तो ऑप्शन है हल, बिने, थॉर्नडाइक या जॉन डीवी। तो राइट आंसर है हल। हल ने डिराइव रिडक्शन थ्योरी की बात की जिसमें उन्होंने मोटिवेशन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। बिने की अगर मैं बात करूँ तो बिने ने आईक्यू के फॉर्मूले पर बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की है। नेक्स्ट जॉन डीवी ने लर्निंग बाय डूइंग की बात की। वो कहते हैं कि बच्चा जो है ना वो खुद करके सीखेगा तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। Rohan would like to participate in a game but would also like to avoid injury. What type of conflict condition he is experiencing in the above situation? So, अगर रोहन एक खेल में भाग लेना चाहेगा लेकिन चोट से भी बचना चाहेगा, उपरोक्त स्थिति में वो किस प्रकार की संघर्षपूर्ण स्थिति का अनुभव कर रहा है। जो रोहन है वो गेम में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है लेकिन वो इंजरी से भी डरता है। तो ये कौन सी तरह की सिचुएशन है, ये किस संघर्षपूर्ण स्थिति का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन है अप्रोच, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट या पर्सनल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की वो दृष्टिकोण और परिहार संघर्ष स्थिति का अनुभव कर रहा है। अरेंज द कॉलवर्क स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो कॉलवर्क का एक इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज पे आके रूल्स के बारे में समझना, रूल्स को अडेप्ट कर लेता। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। प्याजे से भी 2 क्वेश्चन हमने देख लिए इस बार और हमने कॉलवर्क से भी सेकंड। तो हिंदी में देखूं तो कॉलवर्क के नैतिक सिद्धांत के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर मैं आपको कॉलवर्क की थ्योरी के बारे में बताऊं तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलवर्क ने अपनी एक मॉरल डेवलपमेंट दी थी जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो एक लेवल में उन्होंने 2 स्टेजेस के बारे में बताया था। फर्स्ट थी अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेकंड थी एमिंग एंड रिवार्ड, थर्ड था गुड बॉय एंड गुड गर्ल, फोर्थ थी लॉयल्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर, फिफ्थ थी जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ लॉ एंड सिक्स्थ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा। सबसे पहले वो बात करते हैं पुनिशमेंट एंड ऑबिडेंस ओरिएंटेशन की। तो सबसे पहले में आप देख लेते हैं 2 किसमें, तो इसमें है तो फर्स्ट 2 है, सेकंड है हमारा इंस्ट्रक्शनल रिलेटिविटी, थर्ड हमारा गुड बॉय एंड गुड गर्ल एंड फोर्थ है हमारा सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो ये जो थ्योरी है जब आप इसको डिटेल में करेंगे तभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, रीअरेंज करके दे देंगे, वो आपको कहेंगे अब आप इससे सीक्वेंस में लगाएं, अरेंज करके लगाएं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे दी गई सूची से बहुमुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं की पहचान करें। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती हैं उनको हमने एक लिस्ट में लगाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सोशली वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव, फर्स्ट है ऑलवेज फाउंड बिजी इन थिंकिंग। थिंकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मतलब सदैव सोच विचार में व्यस्त रहे, ये तो हो नहीं सकता है। एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल वर्क रादर देन ग्रुप वर्क, की समूह कार्य की अपेक्षा व्यक्तिगत कार्य पर जोर देता है। तो ऐसा भी नहीं है, वो इंडिविजुअल में बिल्कुल नहीं रहता है, वो हमेशा ग्रुप वर्क पे बात करते हैं। दोनों कट हो गए। फ्लेक्सिबल आउटलुक एंड फ्रेंडली नेचर होता है वो। नेक्स्ट फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम, यानी भावात्मक समस्याओं से मुक्ति। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं एक तरह से, तो अगर हमने सेकंड एंड थर्ड को कट कर दिया, सेकंड इसमें भी कट हो गया, इसमें भी हो गया, थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा सी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट आइटम इन बिने स्केल। तो जो बिने के पैमाने में परीक्षण वस्तुओं के समूहीकरण का आधार क्या है। तो जो बिने ने अपना एक स्केल दिया था उनमें उनका बेसिस था वो किस पे था, कौन से ग्रुप टेस्ट पे था।
तो आपने भी जो बीएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें हम साइकोलॉजी पढ़ते थे और उसमें हमने टेस्ट किए थे डिफरेंट। तो जो हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते थे वो हमने हमेशा एज लेवल पे ही किया है, बिना डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं करते। एप्टीट्यूड के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, इंटरेस्ट के बारे में जबकि इन चीजों के बारे में उन्होंने टेस्ट में कहा है, बट इन्होंने पूछा है कि जो ग्रुप टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है, तो वो एज लेवल पे बेस्ड है, राइट, यानी आयु स्तर की वो बात करते हैं। According to Erickson's theory of stages of development, in which stage the identity versus role confusion. According to Erickson's theory of stages of development, in which stage the identity versus role confusion is found as characteristics of development. तो एरिक्सन के विकास के चरणों के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में पहचान बनाम भूमिका भ्रम को विकास की विशेषताओं के रूप में पाया गया है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में पाया गया है। तो मैं अगर एरिक्सन की आपको थ्योरी के बारे में शॉर्ट में बताऊं तो इस तरह की इनकी थ्योरीज हैं। इन्होंने एज के हिसाब से बच्चों को डिवाइड किया है और उन्होंने कहा है कि वो इस तरह की साइको सोशल क्राइसिस में वो रहते हैं। तो हमने देखा था कि कौन सी स्टेज में उन्होंने आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की बात की, तो वो बात की उन्होंने 13 से लेकर 21 एज तक बात की है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी वो आ गया हमारा एडोलेसेंस में, राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा एडोलेसेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one is not a factor of memory? मेमोरी का फैक्टर क्या नहीं है, कौन सी स्मृति का कारक नहीं है, इन्होंने पूछा है नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिटेंशन। रिटेंशन, हम कोई भी चीज को रिटेन करते हैं तो वो हम अपनी मेमोरी से करते हैं, रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी से करते हैं। थिंकिंग हम हमेशा अपने माइंड से करते हैं। रिकॉग्निशन, हम कोई चीज हमने देखी और हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या कोई चीज हमने जानी पढ़ी कुछ भी तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो वो हम अपनी मेमोरी से करते हैं। तो इसको जो राइट आंसर है वो है थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग हमेशा आप अपनी माइंड से करते हैं, सोचना। टीचिंग थ्रू अ डिडक्टिव मेथड इज टीचिंग। निगमनात्मक शिक्षण विधि में शिक्षण क्या होता है, तो डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग एक ऐसा मेथड है जो आपको हर बार किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में आप देख सकते हैं। केवीएस में इससे क्वेश्चन आता है, एनवीएस में आता है, सीटेट में आता है, एचपी टेट, हर बार इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसकी जो मेथड है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक या फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि डिडक्टिव में क्या होता है कि आपको जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, एक थ्योरी बनी होगी, आपको उस थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट करना है। बट अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव में आपको एक थ्योरी बनानी पड़ेगी। पहले आप एक कुछ ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद थ्योरी की तरफ जाएंगे, तो उसमें हम एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस अ रिफ्लेक्स इज नोन एज। वह उद्दीपक जो स्वतः परिवर्त उत्पन्न करता है क्या कहलाता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस या ऑटोमेटेड स्टिमुलस। अनुबंधित उद्दीपन या तटस्थ उद्दीपन या स्वचालित उद्दीपन। तो क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है हमारा कंडीशनल स्टिमुलस, राइट। अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू एजुकेशनल एंड करिकुलम रिकंस्ट्रक्टिंग हैज बीन डन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 3 to 18 ईयर्स। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षिक एवं पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है, कौन सा करिकुलम एजुकेशनल एंड करिकुलम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसका आंसर है 3+3+4। अगर हम पहले वाले करिकुलम की बात करते हैं जो 1968 का हमारा जो करिकुलम रहता है, उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर था वो था 10+2 का, राइट। यानी पहले बच्चा जो है 6 से 16 साल तक जो है बच्चा 10th 1st to 10th करेगा, उसके बाद जो 16 से 18 तक वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, 12th करेगा। बट जो अभी का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, पहले वो फाउंडेशन में आएगा, फिर वो एलिमेंट्री में आएगा, फिर सेकेंडरी में आएगा, फिर सीनियर सेकेंडरी में आएगा। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है 5+3+3+4 का। डिटेल में हम NEP 2020 के बारे में बात करेंगे जब हम कोर्स लेके आएंगे।
तो ये थे क्वेश्चंस जो मेडिकल के एग्जाम में रहे हैं इस बार। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आ चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे प्याजे की थ्योरी से 2 क्वेश्चन आए थे, कॉलवर्क की थ्योरी से 2 क्वेश्चन आए थे, हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पूछी थी, मोटिवेशन साइकिल पूछा था, कुछ एक पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि आप बताओ ये मेथड कौन सा है, डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड पूछा था, आपको ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, इंट्रोस्पेक्शन पूछ सकता है। इससे पहले वाले लेक्चर में इंट्रोस्पेक्शन को लेके क्वेश्चंस आए थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में रहते हैं। जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पहले रह चुके हैं। और जिन भी स्टूडेंट ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखें। आप सिलेबस को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पे, ताकि हम 1 बाय 1 जब इसको कवर करेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़िए और समझिए, इनके जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में पढ़िए, ताकि अगली बार जो क्वेश्चन बनेगा वो उन्हीं ऑप्शन से बनेगा। और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इससे पहले आर्ट्स वाला हमने डिस्कस किया था साइकोलॉजी का सेक्शन, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो भी उस वीडियो को जरूर देखें। और बहुत ही जल्द हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो रह चुका है। और अभी हम पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोर्स को शुरू करेंगे, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि किस तरह के क्वेश्चन रहे हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। ओके, सो इनको आप देखिए और इन्हें नोट डाउन भी कीजिए। बहुत ही जल्द हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।